अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत पुररौनक इलाका था, नीचे मार्केट भी थी। फ्लैट बहुत नए नहीं मगर बहुत पुराने भी नहीं थे। हर वो सहूलत मौजूद थी जो हर कोई चाहता है। 2 बच्चे और मियाँ बीवी 4 नफूस के लिए ये 2 बेडरूम का घर बड़े लाउंज और ड्राइंग रूम डाइनिंग के साथ बहुत काफ़ी था। सादिया की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा बालकोनी में थी, जहाँ हवादार माहौल में बैठकर उसका कलम और दिमाग खूब चलने वाला था। बालकोनी और कमरे के दरमियान स्लाइडिंग शीशे का बड़ा सा दरवाज़ा था। 5वीं मंजिल पर होने की वजह से लोहे की खूबसूरत जालियां हर खिड़की और बालकोनी में थीं, यानी पर्दों की काफ़ी ज़रूरत थी। सादिया को चूँकि साफ शफाफ शीशे तक के दरवाजे पसंद थे, इसलिए ग्लास पेपर भी लगाने का कोई इरादा नहीं था। सादिया, हम यहाँ पौधे भी रख सकते हैं। काशान को इसकी दिलचस्पी का इल्म था और सादिया ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। सामान तो सब सेट हो गया मगर पर्दों की ज़रूरत है, अभी सादिया ने डस्टिंग करते हुए कहा। हाँ, अब ये काम तुम खुद करना, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, काशान ने सोफ़े पर ढेर होते हुए कहा। मगर ऑर्डर भी तो दे सकते हैं हम, वो खुद आकर लगा भी देंगे। उसके जवाब से काशान मुतमईन नज़र आने लगा। निदा और अरहम सोने जा चुके थे, बच्चों का कमरा काफ़ी हद तक सेट हो चुका था। काशान ने बहुत देखभाल कर ये फ्लैट ख़रीदा था ताकि इसकी गैर मौजूदगी में सादी और बच्चों को कोई मसला ना हो। इसी सिलसिले में 1 माह ऐसा गायब हुआ कि पता भी ना चला। अब 2 दिन बाद उसकी इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। इस्लामाबाद से आने के बाद उसे दुबई जाना था। उसका काम ही कुछ उस नौइयत का था। थकन से चूर काशान सो चुका था, जबकि वो आदत से मजबूर जाग रही थी। ज़्यादा थकन उसे सोने नहीं देती थी, फिर किताब पढ़े बगैर तो सोना नामुमकिन था, सो वो करवटें बदलने पे मजबूर थी। उसने लेटे लेटे शीशे के पार देखने की कोशिश की तो यकायक चौंक गई। शीशा गोया कोई स्क्रीन बन गया था। एक खातून, जिसका चेहरा वाज़ा नहीं था, एक कुर्सी पर बैठी स्वेटर बुनने में मसरूफ़ थी। पास ही एक बच्चा कुछ खिलौनों से खेल रहा था। पूरे एक कमरे का सीन था। दीवार पर पीछे एक पेंटिंग भी थी। अचानक बच्चा खड़ा होकर चलने की कोशिश करने लगा और गिर गया। माँ ने लपक कर इसको उठाया और इसी लम्हे इसकी आंखें सादिया की आंखों से चार हुईं। अब उसकी शक्ल नुमाया तौर पर देखी जा सकती थी। वो एक खूबसूरत औरत थी। उसने बच्चे को उठाया और एक तरफ चली गई। सादिया दम बाखुद ये सब देख रही थी। डरते डरते इसने साइड लैम्प जला दिया। काशान कसमसा कर रह गया। क्या हुआ? उसने अधखुली आंखों से सादिया को देखते हुए पूछा। वो सादिया ने शीशे की तरफ इशारा किया, जहां बालकोनी में जलने वाली लाइट नज़र आ रही थी। क्या है वहाँ? कोई था? काशान उठ बैठा। वो उठकर शीशे के पास गया और डोर खोलकर इधर उधर झांका और दोबारा बंद कर कर आके लेट गया। असल में नई जगह है ना, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही। सो जाओ, यहाँ रोशनी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। पर्दे नहीं है ना, इसलिए यहाँ कुछ चादर बांध देनी चाहिए थी। काशान दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया। सुबह सारा घर सूरज की तपिश और रोशनी से भर गया था, लिहाजा आज का पहला काम पर्दों की फौरी शॉपिंग था। पूरा दिन लगाकर पर्दों की शॉपिंग भी हो गई। उसी दिन वो तैयार करवाए गए और फिर लगा भी दिए गए। दीदा से पर्दों की वजह से कमरे में भी रौनक आ गई थी। कुछ दिनों के लिए सायमा को बुला लो, फिर 15 दिन बाद तो मैं आ ही जाऊंगा। मशवरा बुरा नहीं था। सायमा इसकी छोटी बहन थी, लेकिन आजकल अम्मी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी और अब्बू भी अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए सायमा का आना ज़रा मुश्किल ही था और बच्चों के स्कूल की वजह से उसका वहाँ जाकर रहना भी मुमकिन नहीं था। अलबत्ता वीकेंड पर जाने का प्रोग्राम था। ये ले जनाब, हो गया आपका सामान पैक। आपकी शेविंग किट भी रख दी है। सादिया ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा। परेशान न होना, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। काशान ने उसके लहजे की उदासी महसूस कर ली थी, सो इसका गाल थपथपाते हुए बोला। शाम होने लगी थी। अरहम और निदा को होमवर्क करवा के उसने टीवी ऑन कर दिया। बच्चे कार्टून फिल्म देखने लगे। वो रात के खाने की तैयारी में लग गई। किचन से मुत्तसिल छोटा सा वॉशिंग एरिया था। खाना तकरीबन तैयार था कि इसे वॉशिंग एरिया से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। पता नहीं किसका बच्चा रो रहा है। यहाँ फ्लैटों में तो पता ही नहीं लगता कौन कौन रहता है। कल जाऊंगी पड़ोस में फारिग होकर। उसने बर्तनों को तरतीब से रखते हुए सोचा और किचन से बाहर आ गई। बच्चे पसंदीदा नूडल्स खाकर अब सोने की तैयारी कर रहे थे और आज लड़ाई ये थी
कि मम्मा के पास कौन सोएगा। बहरहाल दोनों बच्चों को आसपास लिटाकर वो इन्हें कहानी सुनाने लगी, जिसे सुनते सुनते दोनों ही सो गए। धीरे से उनके नीचे से हाथ निकालकर उसने दोनों को चादर उड़ाई और कमरे में पड़ी रॉकिंग चेयर पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। कुछ ही देर में बच्चे के रोने की आवाज़ दोबारा आने लगी, साथ ही किसी औरत के बोलने की भी, जो उस बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी। क्या फ्लैटों की दीवारें इतनी पतली हो सकती हैं कि पड़ोसियों की आवाज़ें एक दूसरे के घर तक जाएं? उसने सोचते हुए आवाज़ों पर मज़ीद तवज्जो दी। अचानक पर्दों में हलचल होने लगी। लगता था कि कोई लड़ाई, कुश्ती या भाग दौड़ हो रही है। आवाज़ें अभी तक 3-4 मुख्तलिफ लोगों की थीं, लेकिन कोई वाज़ा आवाज़ न थी। वो तो गोया कुर्सी पर जम सी गई, किताब गोद में पड़ी थी और इसकी खुद की आवाज़ जाने कहाँ फंस गई थी। इसने दिल ही दिल में मुख्तलिफ आयात पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन खौफ ने तो गोया याददाश्त पर भी असर डाला था। हर सूरत अधूरी छोड़कर वो कुछ और पढ़ने लगी। अचानक अरहम ने आवाज़ दी, मम्मा पानी। अरहम की आवाज़ ने जैसे कोई जमूद तोड़ दिया। सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने जल्दी से उठकर जग से पानी गिलास में डाला और अरहम के पास बैठ गई और उसका सर गोद में रखकर वहीं बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। गोया अपने खौफ से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उसने आज पड़ोसियों से मिलने का प्रोग्राम बनाया, मगर किसके घर जाए। उसके फ्लोर पर 8 फ्लैट थे, जिनमें से 2 तो खाली थे। उन्हें आए हफ्ता हो चुका था, लेकिन किसी पड़ोसी ने झांका तक नहीं था। इसे इस बात पर एतराज़ ज़रूर था, मगर अब ये इनका ज़ाती घर था, इसलिए यहाँ इन्हें सबसे मिलकर रहना था। किराए के घरों में इसने राह रस्म कभी ना बढ़ाई थी। बेटा अम्मी है, उसने लंच के लिए पुलाव बनाया था और इसी बहाने वो अपने फ्लैट के 2 फ्लैट छोड़कर इनके दरवाजे पर खड़ी थी। अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा गया। नौउम्र बच्ची से ड्राइंग रूम में बिठाकर बर्तन किचन में रखने चल दी। घर मकीनों की खुशदोखी का पता दे रहा था। आप 506 से आई हैं? आने वाली खातून, जिनका नाम यास्मीन था, उन्होंने सलाम दुआ के बाद पूछा। जी हाँ, अभी घर सेट करने में लगी हुई थी, इसलिए किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, सादिया ने वजाहत की। जी हाँ, टाइम तो लगता है सेट होने में। खातून काफ़ी खुशशक्ल थी, जाने इसे क्यों एक उनसियत सी महसूस हो रही थी, जानी पहचानी लग रही थी। आपके घर काम वाली आती है क्या? आप इसे मेरे पास भेज देंगी? सादिया ने लगे हाथों एक काम भी बता दिया। जी ज़रूर भेज दूंगी, उसके पास टाइम हुआ तो। उसके बाद जब वो वहाँ से उठी तो काफ़ी खुश थी, क्योंकि वह खातून उससे बहुत बड़ी नहीं थी, अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। इन्हें अपने घर आने की दावत देकर वो काफ़ी पुरसकून और मुतमईन थी। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। दरवाजे पर लगा लॉक खोलकर इसने कदम अंदर रखा तो अंदर का मंजर होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। लाउंज की कोई शे अपनी जगह पर नहीं थी। लगता था यहाँ किसी ने अच्छी खासी धमा चौकड़ी मचाई थी। कुशन फर्श पर पड़े थे। सेंटर टेबल पर क्रिस्टल का गुरदान करची करची पड़ा था। यहाँ तक कि सोफ़े कुर्सियाँ सब अपनी जगह से सरकी हुई थीं। सादिया ने घबराकर दरवाज़ा बंद किया और दोबारा यास्मीन के फ्लैट की तरफ चल दी। बेल बजाकर इस दफ़ा इसे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। उसी बच्ची ने दरवाज़ा खोला, लेकिन इस दफ़ा लहजे में अजनबियत महसूस हुई। बेटा अम्मी हैं, उन्हें बुला दो जल्दी से प्लीज़। सादिया के पास तमीद बांधने का वक्त नहीं था। खिलाफ तवक्का उसे बच्ची ने अम्मी नहीं है कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। चंद सेकंडों के बाद वो लिफ्ट में थी। बच्चों की वैन आने का वक्त हो गया था। जैसे ही वो गेट पर पहुंची, इत्तेफाक से उसी वक्त वैन आ गई। अब वो बच्चों को लेकर अपनी अम्मी के घर की तरफ जा रही थी। अम्मी इसकी उड़ी हुई रंगत देखकर परेशान हो गईं। बच्चे वैसे ही लाइल्म थे और अपनी मम्मा के अजीबोगरीब रवैये पर हैरान थे। अब बताओ क्या बात है? अम्मी ने उसे पानी वानी पिलाकर पुरसकून किया और अपने पास बिठाकर सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। साइमा बच्चों को खाना खिलाकर अपने कमरे में ले जा चुकी थी। अब्बा जान कुर्सी पर बैठे उसके जवाब के मुंतज़िर थे। सादिया ने पूरे हफ्ते की रौदात एक ही सांस में पेश कर दी। वैसे तो तुमने काशान को बताया? अम्मी परेशान नज़र आ रही थी। नहीं, मेरा मोबाइल तो घर पर ही था, मैं तो जल्दी जल्दी निकल आई हूँ, उसने बताया। अच्छा ही हुआ, ख्वामा बच्चा परेशान होता। अम्मी का काशान का ख्याल था। अब तुम काशान के आने तक यहीं रुक जाओ, मशवरा माकूल था। बस घर जाकर बच्चों के कपड़े ले आओ। वो साइमा को लेकर फ़ौरन घर आ गई। चाबी उसने साइमा के हवाले करके खुद दुआएं पढ़ने लगी। माशाअल्लाह, साइमा ने दरवाज़ा खोलते ही कहा और बिस्मिल्लाह करके कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। पूरा घर शीशे की तरह जगमगा रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी और सादिया क्रिस्टल के इस गुलदान को घूर रही थी, जो सुबह किरचियों की शक्ल में पूरे घर में बिखरा हुआ था। अब अपनी जगह बड़ी शान से जगमगा रहा था। साइमा भी पूरे घर में घूमकर घर का जायज़ा लेने लगी। वो काफ़ी मुतासिर नज़र आ रही थी। अचानक साइमा की नज़र किचन के ऊपर 2 छती पर पड़ गई, जिसका
खिड़की नुमा दरवाज़ा बंद था। आपा इसमें क्या रखा है आपने? इसने पूछा। इसको तो खोला भी नहीं काशान ने कि क्या ज़रूरत है, सादिया ने जवाब दिया और चाय बनाने लगी। यकायक इसे याद आया कि वो पुलाव पकाकर गई थी, लेकिन किचन में ऐसे कोई आसार नहीं थे। यहाँ तक कि वो बर्तन भी साफ़ सुथरे अपनी जगह पर मौजूद था जिसमें पुलाव बनाया था। साइमा, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, अपना मोबाइल दो ज़रा, मैं काशान की खैरियत तो पूछ लूँ। 2 दिन हो गए ना उन्होंने फ़ोन किया और ना ही मैंने। सादिया ने साइमा के फ़ोन से काशान को फ़ोन मिलाते हुए कहा, लेकिन हर बार काशान का मोबाइल ऑफ आ रहा था। काशान को गए 15 दिन हो चुके थे। आज काशान को आना था। राब्ता कोई हो नहीं पा रहा था, लिहाजा घर जाना ही ज़रूरी था। इसके लिए इस कदर खौफज़दा होने की सबब अम्मी ने एक दिन के लिए साइमा को उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। इनका ख्याल था कि तन्हाई और नई जगह की वजह से सादिया परेशान थी। रात की किसी पहर उसे पर्दा सरकने की आवाज़ आई और साथ ही किसी ने इसके पैरों की उंगलियों को हिलाया, जैसे किसी बर्फ़ के टुकड़े का लम्स। एसी की ठंडक के बावजूद इसे ठंडक से वो यकदम उठ बैठी। सामने पूरी स्क्रीन खुली हुई थी, पर्दा पूरी तरह एक तरफ था और इस स्क्रीन पर जैसे कोई फिल्म चल रही थी। इसके किचन से जैसे किचन में एक औरत खाना पका रही थी। इसकी खूबसूरत बालों की चोटी कमर पर लहरा रही थी। इसने पलटकर सादिया को देखा और मुस्कुराई। सादिया के जहन से यास्मीन बाजी की तस्वीर टकराई। इस औरत ने हाथ के इशारे से इसे जैसे अपने पास बुलाया। इतने में एक तकरीबन 6 माह का बच्चा जो उसके पास बैठा खेल रहा था, खड़े होने की कोशिश करने लगा और उस औरत की टांगों से लिपट गया। उसने उसे प्यार किया और गालिबन उसे पलटकर खाना निकाल कर देने लगी। आपा सोई नहीं? साइमा ने करवट ली और सब कुछ गायब। आपा ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है आपकी? साइमा उठकर उसकी तरफ आ गई। साइमा, पर्दा तुमने हटाया था डोर से? उसने सहमे सहमे लहजे में सवाल किया। नहीं आपा, मगर इसमें ऐसी क्या बात हो गई? साइमा अब भी कुछ नहीं समझी थी। ये खुद कैसे सरक गया? सादिया अब तक खौफज़दा थी। ये लें, सही कर दिया। आप मेरी जगह सो जाएं, शायद नींद आ जाए। वैसे तो अज़ान होने वाली है। साइमा ने पर्दा दुरुस्त करके उसे तसल्ली दी। चलो फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सोने का इरादा तर्क करके उसने नमाज का इरादा कर लिया। नमाज के बाद बिस्तर पर लेट कर जाने कब वो सो गई। आंख खुली तो साइमा बच्चों को नाश्ते से फारिग करवा कर उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि लंच की तैयारी कर चुकी थी। इसे इस लम्हे में अपनी बहन पर बेहद प्यार आया। आज बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी हो गई थी और बच्चे बहुत खुश थे। आपा चलिए किसी पड़ोसी के घर चलते हैं। साइमा घर में टिक कर बैठने वाली कहाँ थी और सादिया लाख बहाने बनाने के बावजूद यास्मीन बाजी के दरवाजे तक पहुँच गई। बेटा, अम्मी हैं। दरवाज़ा उसी बच्ची ने खोला। खिलाफ तवक्को इस बच्ची ने इस बात में गर्दन हिलाई और अंदर आने की जगह देते हुए एक तरफ हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसिस अली हूँ। ड्राइंग रूम में दाखिल होने वाली खातून ने आते ही अपना तारुफ करवाया। साइमा ने अपना और सादिया का तारुफ करवाया। मैं 2-3 दिन पहले भी आई थी आपके घर। यास्मीन बाजी से मुलाकात हुई थी। नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? सादिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। यास्मीन, ये कौन है? मिसिस अली ने हैरत से पूछा। मैं आई थी कुछ दिन पहले, इसी बच्ची ने दरवाज़ा खोला था, है ना बेटा? सादिया बेख्तियार बोलती चली गई। लेकिन हम तो कल ही आए हैं। अचानक मेरे बहनोई का इंतकाल हो गया था, इसलिए हम सब 15 दिन से हैदराबाद गए हुए थे। मिसिस अली ने तफसीलन बताया तो सादिया उठ खड़ी हुई और उसके साथ ही साइमा भी उठ गई और उसके पीछे बाहर आ गई। क्या आपा, तुम भी ना बाज़ दफ़ा बहुत अजीब हरकतें करती हो। साइमा शर्मिंदा नज़र आ रही थी। घर आते ही सबसे पहले उसने काशान को साइमा के फ़ोन से कॉल की, लेकिन अब भी कॉल नहीं मिल सकी। साइमा घर जाने की तैयारी करने लगी और वो दुआ कर रही थी कि काश काशान अभी आ जाएं, लेकिन हर दुआ अपने वक्त पर पूरी होती है। साइमा चली गई कि अम्मी अब्बू को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। शाम भी गुजर गई। इसने बच्चों को खाना खिलाकर कार्टून्स लगा दिए। रात के 10 बज चुके थे। खुद को मसरूफ़ रखने के लिए उसने अलमारियाँ दुरुस्त की, घर की सफाई की, किचन समेटा और शावर लेकर बच्चों के पास ही मैगज़ीन लेकर बैठ गई और वर्कगर्दानी करने लगी कि अचानक डोर बेल की आवाज़ पर चौंक गई। बच्चे भी सवालिया नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। कौन है? उसने सहमी हुई आवाज़ में पूछा। काशान की आवाज़ सुनकर उसमें जाने कहाँ से इतनी फुर्ती आ गई कि तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर वो काशान के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। काशान अचानक इसका ये रद्द अमल देख कर घबरा गया। घर में कुछ देर बैठने के बाद सादिया ने तमाम वाक़ियात और हालात इसके सामने रखे। बज़ाहिर इसके सामने मुतमईन और पुरसकून रहने का तासुर देता रहा, लेकिन बात परेशान कुन थी, इसलिए वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गया।
इंतहाई थकन के बावजूद आज इसने जागने का इरादा कर लिया था। सादिया को काशान की मौजूदगी का एहसास ही पुरसकून करने के लिए काफ़ी था और आज तक बग़ैर मुताला किए ही वो जल्द ही सो गई। काशान ने लैपटॉप निकाला और अपने ऑफिस का काम करने लगा। काम करते करते इसे वक्त गुजरने का पता ही न चला। रात के 3 बज रहे थे और गर्दन झुकाए झुकाए अकड़ सी गई थी। इसने गर्दन उठाकर दाएं बाएं करके वर्जिश की। इसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। क्या ये सादिया की बातों का असर है? उसने सोचा, लेकिन नहीं। इसके कमरे के दरवाजे पर एक बिल्ली थी जो खामोशी से उसे देख रही थी। काशान ने जल्दी से सोई हुई सादिया की तरफ देखा और फिर बिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थी। अलबत्ता हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें उसे किचन की तरफ ले आई थी, जहाँ सिर्फ आवाज़ थी, बिल्ली कहीं नहीं थी। उसने बहुत तलाश की, कोई ऐसा रास्ता जिससे बिल्ली आई भी और चली भी गई। मायूस होकर वो पानी पीकर वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। नींद जो अपनी आंखों में जगह बनाने लगी थी उड़न छू हो गई। सादिया की बातों में कुछ सदाकत नजर आने लगी थी। अरे अरे काशान भाई, आप किधर आए? आइए ना, क्या हुआ? स्टेट एजेंट वकार ने काशान को आते देखा तो खड़ा हो गया, हाथ मिलाकर बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी कुर्सी पर बरजमान हो गया। वकार भाई, सच सच बताइएगा, ये मकान कब से बंद है? सलाम दुआ के बाद छूटते ही काशान का पहला सवाल था। क्यों भाई, खैर तो है? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, काशान ने सख्ती से कहा। शायद 6 महीने से, वकार ने सोचते हुए कहा। रहमान साहब का घर कहाँ है, मालूम है तुम्हें? काशान ने पिछले मालिक के बारे में पूछा। वो तो मुल्क से बाहर होते हैं। काशान को जवाब में मायूसी हुई। बस घर बेचने के सिलसिले में बाहर से आए थे। काशान ने गाड़ी की चाबी उठाई और वापसी का रास्ता इख्तियार किया। गाड़ी पार्क करके वो लिफ्ट की तरफ बढ़ा तो इसकी नज़र काउंटर पर बैठे ताहिर पे पड़ी। वो कुछ सोचते हुए इसकी जानिब आ गया। अरे काशान भाई, कैसे हैं आप? घर सेट हो गया? कोई मसला तो नहीं? ताहिर का ताल्लुक फ्लैट्स इंतज़ामिया से था और उसने आदतन पूछा। मसला तो है ताहिर साहब, क्या इस फ्लैट के बारे में आपने कुछ गैर मामूली बात सुनी है? अभी ताहिर कुछ बताने ही लगा था कि अचानक इसकी कुर्सी किसी ने खींच ली और वो गिर पड़ा। उसने उठना चाहा तो उसे महसूस हुआ इस पर कोई बोझ है जो उसे उठने नहीं दे रहा। काशान ने उसको सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो लगा किसी अंगारे से हाथ टकरा गया। उसने हाथ खींच लिया। ताहिर बेबसी से उसे देखने लगा और जाने का इशारा करने लगा। काशान वहाँ से हट गया और लिफ्ट में दाखिल हो गया। क्या बात है काशान, आज आप कहाँ बिजी रहे और अब भी आपका दिमाग कहीं और ही है? सादिया ने खाना खाते हुए भी उसे गुमसुम देखकर बोली। कुछ नहीं, वो ताहिर वाला वाक़या सुना कर उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। आज सुबह से मौसम अबर आलूद था। काशान ऑफिस के लिए तैयार होकर गाड़ी तक आया तो हल्की सी फुहार शुरू हो चुकी थी और ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते बारिश बाकायदा शुरू हो गई। वक्फा वक्फा से बारिश ने पूरे शहर को जलथल कर दिया था। शाम तक पूरा शहर बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। ऐसे में सबसे पहले बिजली मुतासिर हुई। इमरजेंसी लाइट्स की रोशनी में वो अपने बच्चे समेट कर बैठी हुई थी। कहाँ हैं काशान? बच्चे बहुत डर रहे हैं। लाइट भी चली गई है। इसने अपने खौफ को मज़े से लड्डू खेलते बच्चों के सर डालते हुए कहा और वो शुक्र था कि काशान ने आते ही उसे नया मोबाइल दिलवा दिया था। बाहर बहुत ट्रैफिक जाम है, घंटा तो लग ही जाएगा। तुम इमरजेंसी की चार्जिंग ख़त्म होने से पहले ही मोमबत्तियाँ किचन से ले आओ। काशान ने मशवरा दिया जिस पे अमल वो पहले ही कर चुकी थी। मौसम कदर ठंडा हो चुका था। बच्चे खेलते खेलते बातें करते करते लाउंज में ही सो गए थे। इमरजेंसी लाइट की रोशनी में मद्धम होने लगी थी। इसने 2 मोमबत्तियाँ जला लीं और टेबल के बीच में रख दी। काशान अभी तक नहीं पहुंचा था। सोफे से टेक लगाए उसे भी ऊँग आ गई और किसी ने धीमे से कंधे पर हाथ रखा और हड़बड़ा कर उठ गई कि शायद काशान आ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो बुरी तरह डर गई। कुछ ही देर के बाद बिजली भी आ गई और काशान भी। काशान, घर चेंज कर लें, सादिया ने कुछ झिझकते हुए कहा। वो जानती थी यह मुमकिन नहीं, अभी आए 2 माह ही गुजरे थे। इतना आसान है क्या? काशान ने खफगी से उसकी तरफ देखा। मौसम आज सुबह से ही बहुत खूबसूरत था। बच्चे स्कूल जा चुके थे। काशान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक मोबाइल की रिंग टोन की आवाज़ किचन में गूंजी। वो कॉफ़ी बनाते बनाते चौंक गई क्योंकि इसका मोबाइल लाउंज में टेबल पे था और काशान के पास। फिर वो तेज़ी से किचन से निकलकर काशान की तरफ दौड़ी। काशान खौफ से इसकी आंखें फटी हुई थी। काशान आईने के सामने खड़ा टाई सेट कर रहा था। आईने में सादिया का खौफज़दा चेहरा देखकर परेशान हो गया। पलटकर सादिया को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और पूछने लगा, जिस पर उसने किचन की तरफ इशारा किया। वो भी तेज़ी से किचन की तरफ आया जहाँ मोबाइल की आवाज़ गूंज रही थी और ये आवाज़ वाज़ा तौर पर इस 2 छती से आ रही थी जिस पर ताला पड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। सादिया को इसके गुमशुदा मोबाइल की आवाज़ लग रही थी।
मोबाइल की आवाज़ मुसलसल और तेज़ थी। काशान ने कुछ देर सोचा और किसी को कॉल मिलाने लगा। सादिया अपने कमरे में आ गई। आवाज़ में अचानक बंद हो गई थी। काशान एक के बाद दूसरी कॉल किए जा रहा था और आध घंटे के बाद ही सादिया के वालिद एक बुज़ुर्ग को लेकर उनके घर चले आए थे। साथ ही एक ताला खोलने वाला भी उनके हमरा था। मियाँ घर लेने से पहले किसी से मशवरा किया था? बुज़ुर्ग ने बाहर काशान को देखते हुए पूछा। जी नहीं, दरअसल मुझे भी बहुत जल्दी थी और बेचने वाले को भी जल्दी थी। काशान ने चोर नज़रों से शर्मिंदा होते हुए ससुर को देखते हुए कहा, जबकि वो बुजुर्ग अब तेज़ी से कुछ ज़ेरे लब पढ़ रहे थे और अब सब मर्द किचन में थे। ताला तोड़ने वाले ने ताला तोड़ दिया था। वो कुंडी खोलने लगा था कि उसे एकदम करंट का झटका महसूस हुआ। वो जिस स्टूल पर खड़ा था ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और वह तवाज़ुन बरकरार न रख सका। ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इसे ज़्यादा चोट तो ना लगी, लेकिन वो काफ़ी खौफज़दा हो गया था। इसने तेज़ी से अपना सामान समेटा और जाने लगा। इसे उजरत की भी परवाह नहीं थी। काशान ने जितने पैसे उसके हाथ में रखे वो बगैर किसी हुज्जत के लेकर तेज़ी से फ्लैट से निकल गया। इसका वो हाथ अब तक इस करंट से सुन्न हो रहा था जो इसे कुंडी खोलते वक्त लगा था। सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए और कुंडी खोलने का इरादा फ़िलहाल तर्क कर दिया। मुझे तो किचन में जाते हुए भी डर लग रहा है। सादिया का खौफ बजा था, लेकिन काम शुरू ही किचन से करना होता है। सो जाना तो था। काशान उसके साथ किचन में आया तो गोया किसी ने पैरों तले से ज़मीन खींच ली। 2 छेदी की कुंडी न सिर्फ खुली हुई थी, बल्कि दरवाज़ा भी पूरी तरह खुला दावत दीद दे रहा था। सादिया उल्टे कदमों वापस हो गई और काशान को बाहर खींचने लगी, लेकिन काशान आज इस राज को अफशा करना चाहता था। लिहाजा दुआएं पढ़ते हुए इसने स्टूल रखकर अंदर झांका। एक अजीब सी बू अचानक किचन में फैल गई। सादिया का मोबाइल बिल्कुल आगे रखा था। कुछ बेकार टूटी फूटी चीज़ें, लकड़ियाँ और गत्ते के छोटे बड़े डब्बे। अचानक इसकी नज़र एक स्कूल बैग पर पड़ी जो कभी नीले रंग का रहा होगा, मगर वक्त की धूल ने इसे मटियाले से रंग में बदल दिया था। काशान ने इसे भी अपनी तरफ खींचा और सादिया का मोबाइल उठाकर 2 छती का दरवाज़ा बंद करके नीचे उतर आया। काशान, बैग ना खोलिएगा। सादिया ने इसे बैग छाड़ते हुए देखा तो खौफजदा होकर बोली, क्यों भाई, हो सकता है कोई काम की बात हो, पता चल जाए। काशान ने बैग झाड़ते हुए कहा। बैग की आगे की जेब से एक पेस्टल ट्राश, एक ड्राइंग बुक और 2-3 रंग पेंसिलें। ड्राइंग बुक को खोला तो शद होकर रह गया। इस कागज़ पर बिल्कुल नए लग रहे थे और पहले ही सफ़े पर इंग्लिश में हेल्प लिखा था। क्या हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए? काशान ने आज अपने दोस्त जाफ़र से मशवरा करने का फ़ैसला किया था। जाफ़र का ताल्लुक भी पुलिस से ही था, लेकिन वो सादा कपड़ों में रहा करता था कि इसका काम की नौयत ही ऐसी थी। बात बहुत संजीदा हो रही थी। इसे डर था कि सादिया डिप्रेशन का शिकार न हो जाए। बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही थी। शायद पुलिस की मदद भी लेनी पड़े, लेकिन पुरअसरार वाक़यात का पुलिस से क्या ताल्लुक? पहले इस राज से पर्दा उठाना चाहिए। जाफ़र भी तफसीलात सुनकर परेशान हो गया। पिछले मालिक मकान की हिस्ट्री निकलवानी पड़ेगी। जाफ़र ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं करता हूँ कुछ। तुम भाभी को जब तक उनकी वालदा के घर ही शिफ्ट कर दो, ताकि उनकी तरफ से भी तुम बेपरवाह हो जाओ और उन्हें भी कोई फिक्र न हो। जाफ़र ने मशवरा दिया। अगली मुलाकात तक के लिए अलविदा करके बाहर निकल गया। सादिया, तुम सुबह साथ ले जाने का सामान रख लेना। बच्चों की ज़रूरी कपड़े वगैरह मैं आंटी से उनके घर के ऊपर वाले पोर्शन से बात करता हूँ। कुछ दिन यहाँ से अलग रहना पड़ेगा। सादिया पहले ही बहुत खौफज़दा थी, फ़ौरन राज़ी हो गई और सुबह की तैयारी करने लगी। चीज़ें समेटते और बच्चों को सुलाते सुलाते काफ़ी देर हो गई। इसने ग्लास डोर का पर्दा बराबर किया और बिस्तर पर लेटकर दिन भर की बातें सोचने लगी। काशान सो चुका था। इसने साइड लैम्प बंद किया और सोने के इरादे से करवट ली ही थी कि पर्दा सरकने की वाज़ा आवाज़ सुनाई दी। इसने डरते डरते उसकी तरफ देखा जहाँ आज इंग्लिश में होप लिखा हुआ था। उसने जल्दी से दुआएं पढ़नी शुरू कर दी और चादर में मुंह छुपा लिया। ऑफिस में लंच टाइम था कि जाफ़र की कॉल आ गई और अब दोनों ऑफिस के करीबी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। आधा काम तो समझो हो गया। जाफ़र ने खाना खाते खाते इतला दी तो काशान का निवाला हाथ में ही रह गया। मतलब ये कि जनाब, आपने जिस शख्स से ये फ्लैट ख़रीदा है उसकी तफसीलात मिली हैं, बल्कि उसका फ़ोन नंबर भी हासिल कर लिया है। जाफ़र ने अपने मोबाइल से एक नंबर उसको सेंड किया और कुछ देर बाद उस फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने ये फ़्लैट कभी कभी पाकिस्तान आने के इस्तेमाल के लिए लिया था ताकि होटल का ख़र्चा बचे। मैं साल में एक दफ़ा फैमिली के साथ पाकिस्तान आता हूँ, लेकिन जब भी इसे सेट करने का सोचा कुछ ना कुछ रुकावट आ गई। रहमान साहब ने वजाहत करते हुए कहा। फिर हम दोबारा कनाडा आ गए। सोचे जब रद्द रह ही नहीं सकते तो बेच ही देते हैं। सो बेच दिया। उन्होंने मज़ीद वाज़ा कर दिया,
आपने जिनसे ख़रीदा था इनके बारे में कुछ बता सकते हैं अगर ज़हमत ना हो तो? मैंने तो खुद स्टेट एजेंट के ज़रिए ही लिया था। तैमूर नाम था इस स्टेट एजेंट का, उसी नाम से एजेंसी थी, लेकिन जब बेचने के लिए राब्ता किया तो नहीं हो सका और ना ही अब वो एजेंसी वहाँ है। फिर तो आपको पता ही है, वक़ार को तो आप जानते ही हैं। रेहान साहब ने बहुत खलूस से उनको मतलूबा सवालात के जवाबात दिए। अनवर मलिक नाम था मालिक मकान का, ये मुझे याद है। सारी गुफ्तगू में सिर्फ ये बात काम की निकली। मामला जू का तू खड़ा था। काशान ने मायूस होकर गर्दन झुका ली। शायद मुझे भी अपार्टमेंट बेच देना चाहिए, उसने दिल गिरफ्ता होकर कहा। अरे नहीं यार, मायूस ना हो, एक कोशिश और करके देखते हैं। सब स्टेट एजेंट एक दूसरे को जानते हैं। तैमूर को पता चल जाएगा तो शायद कुछ बात वाज़ा हो जाए। जाफ़र ने उम्मीद का एक दिया उसके हाथ में थमा दिया। मम्मा मम्मा, मेरी मैथ की बुक और कलर्स नहीं मिल रहे, शायद घर पर ही रह गए। अरहम ने स्कूल से आते ही मम्मा को परेशान करना शुरू कर दिया। अम्मी के घर आने के बाद अरहम बीमार हो गया था तो 3-4 दिन की छुट्टी के बाद आज स्कूल गया तो इसे अंदाज़ा हुआ कि कई चीज़ें फ्लैट में ही रह गई हैं। अच्छा बेटा, बाबा आ जाएंगे तो उनसे कह देना वो बुक शॉप से ला देंगे। नहीं मम्मा, मुझे वही बुक चाहिए, इसमें टीचर ने एक्सरसाइज भी करवाई हुई थी। अरहम तीसरी क्लास में था, इसकी कुतुब कुछ इसी तरह की थी। अच्छा चलो देखते हैं, उसने कुछ सोचते हुए अरहम के सर पर हाथ फेरा। शाम को काशान को आते आते देर हो गई थी। अरहम की ज़िद थी कि किताब आज ही चाहिए। सो खाना खाते खाते 9 बज चुके थे, मगर उनको जाना पड़ा चूँकि सादिया ही जानती थी कि बच्चों की चीज़ें कहाँ रखी हैं। सो सादिया को जाना ही पड़ा। अम्मा ने ढेर सारी दुआएं उस पर पढ़कर फूंक दी और वो खुद भी दुआओं का विर्द करते हुए काशान के साथ हो ली। काशान ने दरवाज़ा खोला और अल्लाह का नाम लेकर अंदर कदम रख दिया। लाइट जलाकर पूरे फ्लैट का जायज़ा लिया, कोई गैर मुतवक्का बात नज़र नहीं आई। फिर भी सादिया जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। इसने बच्चों के कमरे से मतलूबा अशिया के अलावा भी कुछ ज़रूरी चीज़ें एक बैग में डाली। बच्चों के कपड़े भी जल्दी जल्दी बैग में ठूंसे। मौका गनीमत जानकर उसने अपने भी कुछ कपड़े रखने का सोचा और कमरे की अलमारी खोली। अलमारी के पट के अंदरूनी हिस्से पर एक कागज़ चिस्पा देखकर वो ठिठक गई। इस पर बड़े वाज़ा अंदाज में कोई एड्रेस तहरीर था। बेसाख्ता उसने काशान को आवाज़ लगाई जो किचन का जायज़ा ले रहा था। क्या हुआ? वो घबराया हुआ आवाज़ पर लपका। जहाँ लरसती कांपती सादिया सफ़ेद चेहरे के साथ अलमारी खोले खड़ी थी। उसने भी अलमारी में चिस्पा कागज़ देखा तो हैरान रह गया। कागज़ उतारा जो बआसानी उतर गया। सादिया की कैफियत के बायस उसने वो कागज़ जेब में रखा और अलमारी बंद करके बैग उठाए सादिया को बाहर ले आया। घर पहुंचते पहुंचते सादिया को बुखार चढ़ चुका था। काशान को 3 दिन के लिए दुबई जाना था और इस मसले ने इसको बुरी तरह उलझा रखा था। एक बार फिर वो जाफ़र के साथ बैठा था। तैमूर का कोई पता नहीं चल सका था, लेकिन अब जाफ़र के सामने एक कागज़ रखा था जिस पर वो लाहौर के किसी इलाके का पता दर्ज था। शायद यही वो सिरा हो जिससे सारी गुत्थी सुलझ जाए। जाफ़र का यही ख्याल था। इसने काशान को तसल्ली से दुबई जाने की ताकीद की और ख़ुद इस पते के पीछे जाने का फ़ैसला किया। जाफ़र ने लाहौर जाते हुए अपने साथ सादे लिबास में 2 कांस्टेबल भी ले लिए थे ताकि किसी भी गैर मुतवक्का हालत से निपटा जा सके। लाहौर के रेलवे स्टेशन से एक ही रिक्शे वाला मिला जो लाहौर की गली गली से वाकिफ़ था। उसने सीधा उसे मतलूबा घर के सामने ला खड़ा किया। दरवाज़ा बजाने पर एक बहुत बुजुर्ग शख्स बरामद हुए। ये अनवर मलिक साहब का घर है। जाफ़र ने हवा में तीर चलाया। बुजुर्ग की आंखों में इसका नाम से शनासाई की चमक इसने फ़ौरन महसूस कर ली। आखिर इसका रात दिन का काम था, चेहरे पढ़ना और खूब जानता था। नहीं, ये तो मेरा घर है, नूर इलाही नाम है मेरा, बुजुर्ग ने जवाब दिया। क्या आप जानते हैं उन्हें? आपको क्या काम है उनसे? सवाल के बदले सवाल पर जाफ़र मुस्कुरा दिया। बुजुर्गों, अंदर बैठकर बातें हो सकती हैं। मैं दरअसल कराची से आया हूँ। वो वाकई थका हुआ था। ओह हाँ हाँ, आओ बेटा, उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी से जवाब दिया और एक तरफ होकर अंदर आने की इजाज़त दी। एक बुजुर्ग माँ जी भी अंदर मौजूद थीं। वो वहीं छोटे से सहन में पड़े पलंग पर बैठ गए। अम्मा जी सुराही से स्टील के गिलास में पानी ले आईं। अब बताएं बाबा जी, अनवर मलिक को आप जानते हैं? उसने गिलास माँ जी को देते हुए पूछा तो अम्मा जी भी ठिठक गईं। क्यों बेटा, खैर है? माँ जी ने पूछा। अब तो जाफ़र को यकीन हो गया कि ये लोग उसे जानते हैं। अनवर मेरा दामाद था बेटा, आखिरकार बाबा जी ने इंकशाफ कर दिया। था या क्या मतलब है? जाफ़र ने उसके चेहरे पर छाई उदासी महसूस कर ली। दरअसल मेरी बेटी की शादी तो मुनव्वर मलिक से हुई थी। अच्छा आदमी था वो, बेटी भी खुश थी, लेकिन खुशी इसे रास ना आई। 1 साल बाद ही एक्सीडेंट में वो फौत हो गया। अभी इसका बच्चा 1 महीने का ही था कि सुना है उसने कराची में एक बड़े फ्लैट में मेरी बेटी के नाम कर रखा था।
मैं खुद गरीब आदमी था। जब इसके देवर ने अपना रिश्ता डाला तो हमको लगा कि अच्छा ही होगा, सो हमने हाँ कर दी। बाबा जी गले में पड़े रुमाल से मोटे अचसे वाली ऐनक के पीछे छुपे आंसू की नमी को साफ की और एक ठंडी आह भरी। फिर क्या हुआ? जाफर ने इनके जानों पर हाथ रखकर हमदर्दी से पूछा। कुछ दिन तो बेटा वो खुश लग रही थी, फिर उसने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया। हमारी एक ही तो औलाद थी। अनवर से कहा कि हफ्ते में एक दिन तो मिलने भेज दिया कर, मगर वो चीख पुकार करने लगा कि मैं उसे तलाक दे देता हूँ, अपने ही घर रख लो। बाबा जी की आवाज़ रंध गई और वो चुप हो गए। दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। जाफर ने भी खामोशी साध ली, लेकिन वो जल्द अज जल्द सब जानना चाहता था। माफ़ करना बेटा, पुरानी बातें याद दिला दी तुमने तो दिल भर आया। बाबा जी ने माजरत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं अभी 2-4 दिन हूँ लाहौर में। जाफर ने इनको शर्मिंदगी से बचाते हुए कहा, अरे बेटा, अब बताने को कुछ रहा ही नहीं। बस एक दिन पता चला मेरी बेटी अपना बेटा लेकर कहीं चली गई है। इसने बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए हमारी बच्ची पर, लेकिन बेटा वो ऐसी नहीं थी। वो तो 14 जमात पास समझदार लड़की थी। जाने कहाँ चली गई, शायद कभी पलट आए। उसके लहजे में एक दम तोड़ी उम्मीद थी। माँ जी गालबन रोते रोते कमरे में चली गईं कि वो मज़ीद इस दर्द को नहीं सुनना चाहती थी। आपकी तलाश नहीं किया। उन्होंने जिस बेबसी से जाफ़र की तरफ देखा वो इसे शर्मिंदा कर गया। वैसे बेटा, हमारे घर का पता आपको किसने बताया? बाबा जी का जहन ये बात समझने से कासिर था कि 2 साल बाद इस मौजू को छेड़ने वाला कौन है, कहाँ से आया है, ये भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल ये बताएं कि आप मुझे अनवर के घर का पता दे सकते हैं? या जाफ़र का काम ख़त्म हो चुका था? इसे लगता था कि मामला अब इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। बाबा जी के घर से निकलकर उसने काशान को रिपोर्ट दी, चंद ज़रूरतें बातें पूछीं और कुछ देर के बाद वो अपने खुफिया साथियों के हमरा अनवर के दरवाजे पर था। खुटखुटाने पर एक सुर्ख आंखों और मोटी मूँछों वाला शख्स नमूदार हुआ। हाँ जी, किससे मिलना है? बड़े अकड़ कर पूछा गया। अगर आप ही अनवर मलिक हैं तो आप ही से मिलना है मलिक साहब। जाफ़र ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। क्यों भाई, क्या काम है? आपकी साबका बीवी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई है किसी ने। जाफ़र घाक आदमी था, बात अगलवाने का हुनर जानता था। अनवर के चेहरे का रंग एक लम्हे को तब्दील हुआ, मगर इसने खुद को संभाल लिया। पर इसको गायब हुए तो 2 साल हो गए हैं। और ये रिपोर्ट किसने कराई? चाचा नूर इलाही ने, उसने अचंभे से पूछा। ये तो आपको बाद में बताएंगे, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, जाफ़र ने बड़े दबंग अंदाज में कहा। लेकिन इसके सामने भी एक शातिर आदमी था। वारंट है आपके पास? वो अब भी दरवाजे को घेरे खड़ा था। हाँ जी। एक बार फिर उसने झूठ का सहारा लिया। अनवर की हवा निकल चुकी थी। इसकी अलमियत अब यहीं तक थी। इसने वारंट देखने पर इसरार तक न किया और अंदर इतला करवा के घर में रसाई दी। तलाशी का मकसद सिर्फ इस पर नफसियाती दबाव डालना था, वरना 2 साल बाद शवाहिद कहाँ बाकी रहते हैं। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। वो करीबी थाने के एसएचओ से पहले ही बात कर चुका था। मगर मैंने क्या किया है? उसने हठधर्मी से अब बरकरार थी, मगर जाफ़र के तेवर देखकर वो चलने को तैयार हो गया। वालिदैन की मदियत में मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वो अपनी साबका बीवी पर तशद्दुद करता था, जिससे घबराकर वो कहीं चली गई। इसके शौहर ने इसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की और इसकी गुमशुदगी के 6 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली। इसी तफ्तीश में इसकी साबका बीवी यास्मीन की जायदाद का भी जिक्र हुआ, जो बीवी की गुमशुदगी के बाद फ़ौरन बेच दी गई थी। अब पुलिस दूसरे रुख से तफ्तीश कर रही थी। जाफ़र अपना काम करके कराची आ चुका था, जबकि काशान भी दुबई से आ चुका था। 6 माह गुजर चुके थे। इस दौरान काशान कई दफ़ा किसी न किसी काम से फ्लैट जाता आता रहा और सूरत हाल पुरसकून रही कि अचानक जाफ़र की कॉल आई कि लाहौर जाना है केस के सिलसिले में। दोनों दोस्त दूसरे दिन की फ़्लाइट से ही लाहौर पहुंच गए, जहां केस अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच चुका था। जायदाद के लालच में यास्मीन से शादी और ज़बरदस्ती फ्लैट अपने नाम करवा के यास्मीन और उसके बच्चे का कत्ल, ये सब अनवर उगल चुका था और उसकी निशानदेही पर ही घर के पक्के सहन के नीचे से मकतूलीन की हड्डियां भी दरियाफ्त कर ली गई थी। बाइज्जत उनकी तदफीन के बाद जैसे इनके वालिदैन को करार आ गया था। रात दिन इंतज़ार की सूली पर लटकने के बजाय अब वो अपनी बेटी के लिए दुआएं मगफिरत कर सकते थे। कहते हैं कि खोए हुए इंसान के साथ आदमी जीता और मरता रहता है, लेकिन मरे हुए प्यारों पर सब्र आ जाता है। जालिम को अंजाम तक पहुंचता देखकर उन्हें भी सब्र आ गया था, लेकिन ये एक राज ही रह गया कि एक आदमी कराची से इनकी मजलूम बेटी को इंसाफ दिलवाने कैसे पहुंच गया। आज सादिया फिर से अपनी जन्नत में थी। दिन भर सफाई सुथराई के बाद
वो खुद भी फ्रेश होकर अपने बाल संवार रही थी। बच्चे अपने कमरे में अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर रहे थे। काशान बिस्तर पर दराज हो चुका था। अचानक उसे एक बहुत पुरसकून से खुशबू महसूस हुई। उसने आईने में ही पर्दे को सरकते देखा। शीशे पर नुमाया तौर पर हैप्पी और गुड बाय लिखा हुआ था। जितनी देर में उसने पलट कर देखा, वो तहरीर गायब हो चुकी थी। काशान को गालबन ऊँग आ गई थी। पर्दा बराबर हो चुका था। एक पुरसकून एहसास उसके रगो पे में फैल गया। एक आसूदा सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। ज़िंदगी अपनी डगर पर आ गई थी, लेकिन इस सारे दौरानिया में वो अपने रब से बहुत करीब हो गई थी। अभी उसे सजदे शुक्र भी अदा करना था।